हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत इटली के एकीकरण यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लेकर के डिस्कशन प्रारंभ किया गया था और उसका पहला लेक्चर जो है डिलीवर कर दिया गया था, जिसमें हमने इटली के एकीकरण में बाधक तत्वों को लेकर के डिस्कशन किया था और इटली के एकीकरण में जो है नेपोलियन की भूमिका को लेकर के शुरू में डिस्कशन किया गया था। वियना कांग्रेस को लेकर के भी डिस्कशन किया गया था। आज जो डिस्कशन पॉइंट है इटली के एकीकरण में, हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से सहायक तत्व हैं या प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में जो है अपनी भूमिका अदा किया था। उनमें से जो है दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिनमें एक तो हो गया कार्बोनरी जैसे गुप्त संस्थाएं और दूसरा मेजनी और यंग इटली जो कि उनकी बनाई गई संस्था है, उनकी भूमिका को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जो है इसके बाद जो है और जो दो व्यक्तित्व बच जाते हैं, जैसे काउंट काबूर बच रहे हैं, गैरीबाल्डी बच रहे हैं, उनकी भूमिका को जो है अगले क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा इस वीडियो का या इस जो लेक्चर है लाने का उद्देश्य है यहाँ कार्बोनरी की भूमिका को व्याख्यायित करना और मेजनी की भूमिका को जो है यहाँ पर क्या करना ना आपके सामने रखना, और साथ में 1848 तक इटली में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के थोड़ा शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास को लेकर के। इटली के बारे में जब भी बात किया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ें आती है, वो है एनलाइटमेंट का काल, प्रबोधन और ज्ञानोदय का काल। प्रबोधन और ज्ञानोदय जो है सर्वप्रथम इटली में ही देखा गया था। कहा जाता है इटली में इसकी सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला। लेकिन उसी इटली में 18वीं शताब्दी में क्या कुछ हो गया। इसी इटली में 18वीं शताब्दी का जो समय काल रहा वो काफ़ी सोचनीय रहा, ना केवल इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से बल्कि कृषि कार्य के दृष्टिकोण से भी इसकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक रही। अर्थात यहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ, कृषि कार्य में भी उन्नत तरीकों को अपनाया नहीं गया। इसका जो औद्योगिक अगर कहेंगे कि हाँ उद्योगों के नाम पर दस्तकारी ही देखने को मिलते थे। तो 8वीं शताब्दी में जो है इटली की आर्थिक दृष्टि जो है काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार थी। अब जो है इटली की स्थिति जो है एनलाइटमेंट के समय काल अर्थात 15वीं-16वीं काल से जो 8वीं शताब्दी का जो इटली है वो संपूर्णतः अलग था। अब सवाल यह है कि इटली का आर्थिक विकास कैसे शुरू हुआ। इटली के आर्थिक विकास में मुख्यतः वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं या विचारक हैं, उन्होंने जो है महत्वपूर्ण प्रयास किया था। इसी प्रयास में से एक प्रयास जो है 8वीं शताब्दी के तीसरे दशक में किया गया था और ये प्रयास जो है 1730 से लेकर के 1733 के मध्य कार्लो एमोनियल थर्ड के द्वारा जो है सर्डिनिया में, और 1790 से लेकर 1829 के मध्य जो है फर्डिनेंड थर्ड के द्वारा जो है टस्कनी में जो है आर्थिक और औद्योगिक सुधार के क्या किए गए थे, लागू किए गए थे। तो इस प्रकार कार्लो एमोनियल और इस सर्डिनिया में और फर्डिनेंड थर्ड के द्वारा टस्कनी में जो है आर्थिक सुधार क्या किया गया, लागू किया गया। इटली के जो अर्थशास्त्री और विचारक थे उन्होंने भी आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, राष्ट्रीय बचत, नेशनल सेविंग की बात की। उन्होंने विनियोग को, उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट को उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया और परिवहन के विकास एवं यूरोप के जो विकसित औद्योगिक प्रदेश की तकनीकी ज्ञान है उसे आयात करने पर जो है मांग पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है उस तकनीकी को जो है यहाँ पर भी लाया जाए, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है इटली में राष्ट्रवाद उग कर आया। अर्थात इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा जब इटली के विकास की बात कही गई तो यहाँ के लोग जो है उसे आड़े हाथों लिए और उन्हें लगा कि अब जो है इटली का विकास हमें करना होगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना होगा। और यही कारण है, कहा जाता है कि 1861 तक जो है इटली में जो है 1600 किलोमीटर से ज़्यादा कहना लंबी रेल लाइनें बिछा दी गई थी। 1854 में इटली में जो है रेलवे इंजन जो है जेनोवा में बनाया गया था। इटली के निवासी जो है इसके अलावा जो प्राचीन काल में जो गिल्ड की व्यवस्था थी उसे भी जो है उन्होंने छोड़ दिया था।
तो इस प्रकार इटली के निवासी स्वयं ये चाहते थे कि वे इटली की आर्थिक स्थिति को अपने पुराने प्राचीन जो गौरव है उसको वापस लाए, अर्थात एनलाइटमेंट के काल में जो गौरव थी या उसके पूर्व जो उनके गौरव का काल था उसे वो वापस लाए। और इसके लिए उन्होंने जो है धीरे धीरे तकनीकों का सहारा लेना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। तो ये आर्थिक विकास का एक टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इटली में जो है कार्बोनरी की क्या भूमिका पाई जाती है। मेजनी और कार्बोनरी ये दोनों एक ऐसी एक तो कार्बोनरी एक संस्था है जिसका सदस्य मेजनी भी रहा है। तो मेजनी और कार्बोनरी की भूमिका को अगर देखा जाए तो इन्होंने इटली में उस घर के पत्थर को रेखा जो कि जिसे हम आधार कहते हैं, अर्थात इन्होंने जो है इटली के एकीकरण की आधारशिला को रखा। हालांकि ये उस हद तक सफल नहीं हो पाए, लेकिन इन्होंने जो है राष्ट्रीय एकता को जो है जागृत कर दिया और बारंबार प्रयास किया। इन्होंने ये हर बार असफल हुए, लेकिन इन असफलता में ही कहा जाता है कई बार सफलता के बीच रहते हैं, और ये मेजनी के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उनमें हमें देखने को मिलता है। अर्थात इन्होंने जो है इटली में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में और जो विदेशी तत्व जैसे ऑस्ट्रिया को जो है पीछे धकेलने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाया गया था। अब कार्बोनरी को लेकर के बात कर लेते हैं। ये क्या है ना, कार्बोनरी एक गुप्त संस्था है और इसका उदय कब हुआ था ना, 1810 में जो है इसका उदय हुआ था। और नेपोल्स में कहा जाता है जब नेपोल्स में इसका उदय हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है संवैधानिक गणतंत्र और जो है गणतंत्र की स्थापना करना। किंतु ये जो है यहाँ सबसे बड़ी प्रमुख कार्बन में जो है एक प्रभावशाली नेतृत्व का क्या था, अभाव था। कार्बोनरी का जो संपूर्ण समय काल है वो 1800 से लेकर 1831 तक के समय काल के मध्य जो है इन्होंने जो है कार्य किया था। और कार्बोनरी के द्वारा जो है कई क्रांतियां लाई गई थी, इनके सदस्यों के द्वारा कई क्रांतियां जो है की गई थी, जैसे 1820 की क्रांति, 1821 की क्रांति इनके द्वारा किया गया था। तो उनको लेकर के भी जो है हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। इसके सदस्यों के द्वारा ही 1820 में क्रांति किया गया और इटली में जो है राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया गया था। अब 1814 में जो है कार्बोनरी के सदस्यों के द्वारा ही जो सिसिली है वहाँ बारबोन शासक फर्डिनेंड वन के विरुद्ध जो है संघर्ष प्रारंभ किया गया था। इसी समय जो है वहाँ जो बोनापार्टिस्ट थे, जाओचिम मुराल भी जो है एक स्वतंत्र इटली के निर्माण की भावना रखते थे। तो एक तो जाओचिम मुराल और साथ में जो कार्बोनरी के सदस्य उन लोगों ने मिल करके जो है क्या है ना सिसिली में जो है क्रांति के जो संघर्ष है वो प्रारंभ किया था। 1815 में इटली के शासक फर्डिनेंड वन के द्वारा जो है कार्बोनरी के विरुद्ध में जो है कार्डिलरी के संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर लिया गया था। कार्बोनरी ने 1820 में फर्डिनेंड वन के विरुद्ध नेपोल्स में रेवोल्यूशन किया था और इसके बाद यहाँ जो है उन्होंने जो एक संविधान का डिमांड भी किया था। इस क्रम में ही फर्डिनेंड वन में जो नया संविधान और संसद को अपनाने पर सहमत भी हो गए थे। अर्थात 1820 में जो है कार्बोनरी के द्वारा जो नेपोल्स में जो रिवॉल्ट किया गया था उसमें वो सफल होता हुआ दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार 1821 में सार्डिनिया में भी जो है क्या विद्रोह किया गया था और फिर वहाँ भी जो है विद्रोह सफल हुआ था। इस प्रकार कार्बोनरी के द्वारा जो है अलग अलग समय काल में जो है क्या किया गया था ना 1831 तक जो है इटली में जो है एक तो राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना और साथ में विद्रोह को जो है क्या किया गया था, क्रांतिकारी विद्रोह को समर्थन दिया गया था और उनके सदस्यों के द्वारा विद्रोह को किया गया था। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे मेजनी को लेकर के, क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मेजनी के बारे में बात कर लेते हैं। मेजनी का जो जन्म है वो जेनोवा में हुआ था और इनके पिता जो है जियाकोमो मेजनी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और मेजनी जो है 1826 में लॉ के द्वारा जो है उन्होंने ग्रेजुएट किया था। मेजनी पर बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों का क्या है ना प्रभाव माना जाता था। तो 1827 में ही उन्होंने जो है विचारक दांते पर अपना एसे लिखा था और 1827 में ही मेजनी जो है
टस्कनी चला गया और टस्कनी में जाकर जो है 1827 में उन्होंने जो है क्या है ना कार्बोनरी को ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद उनकी जो है ये उनकी जो क्रांतिकारी विचार या उनके जो क्रांतिकारी कार्य है वो क्या है ना इसके बाद से ही ठीक प्रारंभ हो गया था। 1831 के समय काल को लेकर के हम लोग जानेंगे, जब 1831 में फ्रांस में उसने क्या किया था ना, यंग इटली नाम की एक संस्था का निर्माण किया और इसके द्वारा जो है क्रांति के बीज जो है बीज एवं राष्ट्रीय एकता के बीज जो है इटली में बोया गया। अर्थात इटली के एकीकरण में जो है सबसे ज़्यादा भूमिका मेजनी और यंग इटली का कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो है आधारशिला का निर्माण किया गया था। मेजनी के द्वारा जो है हमेशा इटली में राष्ट्रीय एकता भाईचारे की बात कही गई और इसी भाईचारे और एकता के कारण जो वहाँ के लोग जो है यंग इटली में जो है जुड़ते चले गए। मेजनी का कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो जो यहाँ का जो नेतृत्व है वो नव युवकों के हाथ में दे दो, क्योंकि युवक समाज के हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है। तो इस प्रकार इटली के युवक जो है इस घोषणा से जो है क्या है ना मेजनी के साथ जुड़ते चले गए। मेजनी न केवल अपने देश में बल्कि इंग्लैंड और फ्रांस में भी घूमता रहा और वहाँ भी उन्होंने जो है इटली के जो एकीकरण के लिए जो है कार्य करते रहे। अपने लेखन के माध्यम से देशवासियों को संबोधित और प्रेरित भी करते रहे। तो इस प्रकार मेजनी का जो कार्य है वो चलता रहा। इसके अलावा अगर बात करें मेजनी के और कार्यों को लेकर के अगर डिस्कशन करें तो मेजनी के द्वारा 1834 में पिडमोंट में और सेवॉय में भी जो एक असफल विद्रोह किया गया था। इसके बाद 1841 से लेकर के 49 तक 1849 तक जो है कई अलग अलग जगहों पर जैसे सिसिली, टस्कनी, लोम्बार्डी, वेनेशिया, रोमाग्ना, बोलोग्ना एवं रोमन गणराज्यों में भी मेजनी के जो संस्था है अर्थात यंग इटली के द्वारा एवं मेजनी के द्वारा जो है क्या किया गया था ना विद्रोह किया गया था। हालांकि ये सभी विद्रोह क्या थे असफल रहे, लेकिन कहा जाता है कि चाहे जैसा भी हो मेजनी के द्वारा इटली में जो है इटली के एकीकरण की क्या रखी गई थी आधारशिला को रखा गया था। 1853 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है उनके द्वारा आखिरी विद्रोह किया गया था और वो विद्रोह भी जो है असफल हो गया था। इस प्रकार यंग इटली के जो प्रमुख सदस्य थे उनमें उनके भी कई भूमिकाएं पाई जाती है इटली के एकीकरण में और उनमें से एक था गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी जो है जिनेवा में 1833 में यंग इटली मूवमेंट के साथ शामिल हुए थे। आगे जाकर के जो है गेरिबाल्डी की भूमिका को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि मेजनी और गेरिबाल्डी दोनों साथ साथ जो है यंग इटली के माध्यम से जो है इटली के एकीकरण में कार्य किया था या वहाँ क्रांतिकारी विद्रोह किए थे। तो ये मेजनी और यंग इटली के कार्यों की जो है शॉर्ट में हम लोगों ने समीक्षा किया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या और भी कुछ ऐसे सहायक तत्व रहे जिन्होंने जो है इटली के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका उत्तर है हाँ, कुछ ऐसे और भी सहायक तत्व हुए। मेजनी जैसा व्यक्तित्व तो था, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेखकों के प्रयास भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थे। लेखकों के प्रयास को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इन लेखकों में कहा जाता है कि 1832 में सिल्वियो पोलिको नाम के एक लेखक थे जो कि ऑस्ट्रिया के जेल खाना में 10 वर्षों तक के जो यातना वृत्तांत को जो है उन्होंने लेख लिखा था और इससे इटली वासी क्या है ना काफ़ी खफा हो गए थे और कहा जाता है कि इस लेख का प्रभाव जो इटली वासी पर सर्वाधिक पड़ा और वे ऑस्ट्रिया के से क्या होना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे। तो इस प्रकार जो लेखकों के प्रयास है उस पर भी जो है ऑस्ट्रिया के एकीकरण में उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। 1843 में जियोबार्दी ने भी अपनी पुस्तक इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता में जो है पोप की अध्यक्षता में इटली को जो है राज्यों का संघ बनाने पर जोर दिया गया था। अर्थात ऑस्ट्रिया से मुक्त हो जाए लेकिन वो पोप के अधीन हो, क्योंकि उस काल में जो पोप का साम्राज्य है पूरे यूरोप में जो कैथोलिक्स हैं उनका एक ना केंद्र बिंदु बना हुआ था। तो पोप को वो नहीं हटाना चाहते थे, वो चाहते थे कि पोप के अंदर में क्या बने ना संघ एक बनाए जाए इटली में। तो इस प्रकार कई लेखक हैं जो अलग अलग तरीके से विचार रखते हुए जो है इटली के एकीकरण में जो है क्या है ना सहायक भूमिका निभाया था। इसके अलावा अगर बात करें कुछ उदारवादी शासक भी हुए, जैसे सर्डिनिया एवं पिडमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट
के नेतृत्व में भी जो है इटली के जो क्रांतिकारी हैं वो इटली को क्या करना चाहते थे, मुक्त करना चाहते थे। ऐसे कई शासक हुए जो कि राजतंत्र की स्थापना चाहते हैं, लेकिन ये उदारवादी राजतंत्रों में से एक थे, जिनमें से चार्ल्स एल्बर्ट का नाम क्या है, प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, जिन्होंने हर बार जो है क्या किया था ना, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। और उसके बाद इनके पुत्र विक्टर एमानुएल के द्वारा भी जो है इटली के एकीकरण में सहायक भूमिका निभाया गया था। इसके अलावा उदारवादी पोप पायस नवम जो है वो क्या थे, तत्कालीन समय में इटली के सुधार के प्रति जो एक उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे, और इसके लिए उन्होंने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया, प्रशासन को भी क्या किया ना, सुधार कर दिया। इस बात की भनक जब मैटरनिक को लगी तो मैटरनिक ने पोप के राज्य पर जो है सेना भेजना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पोप ने जो है यूरोप के कैथोलिकों का ध्यान जो है क्या किया ना, आकर्षित किया, और फलस्वरूप मैटरनिक को बहुत बड़ी चोट पहुंची। एवं जो चार्ल्स एल्बर्ट है उन्होंने अपनी सेना भेजी मैटरनिक के सेना के विरुद्ध। तो कहा जाता है कि प्रथम बार मैटरनिक को जो है अपनी सेना को वापस लेना पड़ा था, और ये मैटरनिक की जो है प्रथम पराजय के तौर पर या राजनीतिक पराजय के तौर पर जो है देखा जाता है। इसके अलावा और एक टॉपिक को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो है 1848 की क्रांति। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब जब फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ, चाहे वो 1830 का रिवॉल्ट हो, तो इटली में भी हुआ, 1831 में रिवॉल्ट हुआ जिसमें कार्बनरी की भूमिका पाई जाती है, मेजनी की भूमिका पाई जाती है। जब 1848 में फ्रांस का रिवॉल्ट हुआ तो सेम तरीके से इटली में जो है इसका प्रभाव देखने को मिला। तो फ्रांस की राजक्रांति का प्रभाव जो है इटली पर भी पड़ा। इस बार थोड़ा सा क्या था ना, अलग था, अर्थात इस बार थोड़ा क्या था ना, सफलताओं के साथ 1848 की क्रांति हुई। जनवरी 1848 को क्या हुआ ना, जनवरी 1848 को सबसे पहले जो है लोम्बार्डी में विद्रोह प्रारंभ हुए, और इसके बाद फिर नेपल्स और सिसिली में विद्रोह प्रारंभ हुए। नेपल्स के शासक जो है फर्डिनेंड जो सेकंड है, उसने उदारवादी संविधान को मान लिया। ठीक इसके बाद जो है फरवरी 1848 को जो है जो टस्कनी के शासक है ड्यूक लियोपाल्ड सेकंड ने भी संविधान को मान लिया। फरवरी में ही पोप पायस नवम के द्वारा जो है संविधान को मान लिया गया। तो इस प्रकार जो है तीन प्रमुख जो राज्य थे, जिनमें नेपल्स हो गए, टस्कनी हो गया और पोप का राज्य है, उन्होंने तुरंत जो है जनवरी से लेकर के फरवरी तक ही 1848 तक क्या है ना, संविधान को स्वीकृत कर दिया था। परमा और मेडोना के शासक क्या माने जाते हैं कि वो वहाँ से क्या है ना, भाग गए थे। तो इस प्रकार लगभग जो है 1848 की शुरुआत में ही जो है संपूर्ण क्षेत्र जो है ना क्रांति के प्रभाव से क्या था ना, आलोड़ित हो रहा था, और इस क्रांति को सफलता भी प्राप्त हो गया था। मार्च 1848 में काउंट काबूर और चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या किया ना, युद्ध घोषणा कर दिया। इसके लिए काउंट काबूर के द्वारा जो है अपने एक लेख के माध्यम से जो है घोषणा की गई, और बाद में चल करके जो है इसी घोषणा को चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा जो है पढ़ा गया, और इसके फलस्वरूप जो है मार्च 1848 को क्या किया गया ना, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। लेकिन ये इस बार का जो ये युद्ध था वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा था, लेकिन अचानक उसी समय जो एक घटना घट जाती है, और घटना में होता क्या है ना, ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष में जो है ये काफ़ी अल्पकालीन रहता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। इसमें पोप कैथोलिक कहा जाता है, जो पोप थे वो जो है पीछे हट जाते हैं। इसके बाद जो फर्डिनेंड के द्वारा जो है आंतरिक विद्रोह के नाम पर वो भी पीछे हट जाता है। तब चार्ल्स एल्बर्ट अकेला पड़ जाता है इस युद्ध में, और ऑस्ट्रिया के सामने उसको क्या करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और इसी के कारण जो है लोम्बार्डी और वेनेसिया जो है उस पर जो है ऑस्ट्रिया का पुनः अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार एक सफलता प्राप्त हुआ था, लेकिन वो सफलता अल्पकालीन रही, और चारों तरफ दबाव के कारण पुनः जो है देखा गया कि लोम्बार्डी और जो वेनेशिया है उस पर क्या हो गया ना, ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। ठीक है, इसके तुरंत बाद जो है इस मोर्चे को मेजिनी ने संभाला। मेजिनी के द्वारा जो 1841 में रोम में जो है क्या ना, 1849 में क्या कुछ किया गया ना, रोम में गणतंत्र की स्थापना की गई। अर्थात मेजिनी के द्वारा जो है इस मोर्चे को संभाला गया, परंतु पिडमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट जो है
मार्च 1849 में नेवारा के युद्ध में पुनः ऑस्ट्रिया से हार गया और इस हार के बाद जो है उन्होंने अपने शासक से पद त्याग दे दिया और अपने पुत्र विक्टर एमोनियल सेकंड को जो है क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया। और इसके बाद संधि करनी पड़ी और संधि करने के कारण लोम्बार्डी पर जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। ठीक इसके तुरंत बाद क्या होता है ना, इसके बाद देखा जाता है कि नेवारा के युद्ध के बाद की स्थिति क्या होती है, नेपाल और सिसिली में पुनः फर्डिनेंड जो है शक्तिशाली हो जाता है। टस्कनी में जो है लियोपाल्ड जो सेकंड है उसका अधिकार हो जाता है। वेनिस में जो है किसका 1849 में ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है। और इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि पुनः जो है उन सभी शासकों के बाद राजतंत्र के हाथों में जो है क्या है ना, नेपाल, सिसिली, लोम्बार्डी, वेनेशिया है ना, और वेनिस के अधिकार चले जाते हैं। तो इस प्रकार 1815 से लेकर 1850 तक अगर बात किया जाए तो यहाँ जो है क्या है ना, एक प्रयत्न किया गया था इटली के एकीकरण में, जिनमें कार्बोनरी की प्रमुख भूमिका पाई जाती है, जिनमें मेजनी की प्रमुख भूमिका पाई जाती है, यंग इटली की प्रमुख भूमिका पाई जाती है और चार्ल्स एल्बर्ट की भी काफ़ी भूमिका पाई जाती है। हालांकि ये जो प्रथम प्रयास हुआ था ये असफल सिद्ध हुआ था, इसमें सफलता की प्राप्ति कम हुए थे, लेकिन एक आधारशिला जरूर रखा गया था और इस आधारशिला का परिणाम ये आगे चल करके प्राप्त हुआ, जिसके कारण इटली का एकीकरण संभव हुआ। तो आज हम लोग जो है यहाँ तक इस क्लास को रखेंगे। आगे जा कर के जो है हम लोग एक तो पिडमॉन्ट की भूमिका, जो पिडमॉन्ट शासक है विक्टर एमोनियल की भूमिका को लेकर के डिस्कशन करेंगे और साथ में गैरिबाल्डी के डिस्कशन करेंगे। काबूर के जो नीतियाँ अपनाई गई थी, काबूर का जो योगदान था उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।